अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चरर आयशा तारिक। तो अब जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। उसके लिए जो हमारी रिकमेंडेड बुक है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 5 लाइट एंड ऑप्टिक्स। इसका चैप्टर नंबर 35 में फर्स्ट चैप्टर उसे कह सकते हैं हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रे अप्रोक्सीमेशन इन रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक चीज़ हम जो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं कि वो इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होती हैं, इसी तरह हम लाइट को भी रेज की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। उसकी डायरेक्शन से रिलेटेड कि जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है, समझे बहुत सारी रेज ऑफ लाइट क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। तो अब रे ऑप्टिक्स की बेसिकली इस टॉपिक में हमने जस्ट डिफाइन करनी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि रे ऑप्टिक क्या होता है। कि रे ऑप्टिक क्या है कि हम स्टडी करेंगे प्रोपगेशन ऑफ लाइट की। रे ऑप्टिक्स में हम एज्यूम करेंगे कि लाइट एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, जैसे वो यूनिफॉर्म मीडियम में गुजरती है और अपनी डायरेक्शन अगर चेंज भी करती है तो डिफरेंट, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी हम डायरेक्शन को बेसिकली इन लाइंस की फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ना, इसी तरह रेज ऑफ लाइट इनको हम लोग कहेंगे, इनकी फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में पास करेगी एक, और जब वो कुछ मीडियम से वो स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी या क्या रिफ्लेक्ट होगी, या कुछ मीडियम से ओपेक ऑब्जेक्ट से वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी कहीं पे, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये रे बेसिकली डिस्क्राइब करेगी उसकी डायरेक्शन को कि वो पहले कहाँ जा रही थी और बाद में कहाँ जा रही है। हम रे की फॉर्म में, इसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और दूसरे अल्फाज में इसे रे अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है रे अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसमें यही है कि जो रे है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, और जब वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अगर हम कहते हैं कि वेव मीट करे किसी सर्कुलर ओपनिंग पे किसी मीडियम की, तो उसकी जो मोस्ट ऑफ द केसेस उसका अगर जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा वेवलेंथ से बड़ा है। मीन्स एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्कुलर मिरर हो सकता है या कोई भी सर्कुलर ओपनिंग हो सकती है, तो अगर उसका जो है ना डायमीटर ओपनिंग का वो वेवलेंथ से काफी बड़ा है, तो जो वेव होगी ना वो ऐसे लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बस एक किनारों से थोड़ी थोड़ी हो सकता है कहीं कहीं से ना रिफ्रैक्ट हो भी रही हो, कहीं से बेंडिंग हो भी रही हो, मुड़ भी रही हो रे की लाइट, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देंगे और हम ज्यादा यही कंसिडर करेंगे कि हमारी जो रे है वो डायरेक्ट क्या हो रही है, सीधा सीधा पास आउट कर रही है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में गुजर रही है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा केस क्या है कि अगर जो डायमीटर ओपनिंग का है वो क्या हो, वेवलेंथ के बराबर बराबर हो, तो हम कहेंगे जो वेव है ना वो स्प्रेड आउट हो रही है ओपनिंग से तमाम डायरेक्शंस में। जैसे कि हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं स्मॉल लेंसेज स्लिट्स, और हम लोग जो स्लिट्स के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं उसमें इस तरह के केस होता है। अगर हम, और इस वो जो प्रोसेस होगा बेंड साइड से बेंडिंग वाले प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डाइफ्रैक्शन। ठीक है। अगर इसके बाद तीसरा केस क्या है कि अगर जो ओपनिंग है वो वेवलेंथ से बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा वो ओपनिंग है ना वो एक सेकंड सोर्स बन गया, लाइट सोर्स बन गया, जिसमें से लाइट की रेज बहुत सारी आ रही हैं हर डायरेक्शन में, वो सोर्स के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, हमने इस टॉपिक में क्या करना है, सुबह ऊपर से रे ऑप्टिक्स की डिफाइन करनी है, ये डायग्राम करनी है शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद ये तीन कंडीशन है बेसिकली कि अगर हमारा जो ओपनिंग है जहाँ से हम रे को गुजार रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई दरवाजा भी हो सकता है, वो खिड़की हो सकती है, वो कोई छोटा सा होल हो सकता है दीवार में या किसी भी मेटल पीस में, तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसका डायमीटर क्या है और वेव का वो जो रे है उसकी लाइट की रेस का असर क्या होगा। आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। अगर बहुत बड़ा सुराख है या बहुत बड़ी ओपनिंग है तो क्या होगा, ऐसे लगेगा सारी की सारी रेस सीधी सीधी गुजर गई है और सिर्फ साइड से थोड़ी सी बेंडिंग होगी, चलो माना कॉर्नर से ओपनिंग के बिल्कुल कॉर्नर पे, लेकिन उसको हम इग्नोर करके कह सकते हैं ज्यादातर मैक्सिमम यही है कि वो रे जो है वो लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी पास आउट हो गई है। अगर तो वेवलेंथ के बराबर ओपनिंग का साइज होगा तो हम क्या कहेंगे
कि लाइट सारी की सारी क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, तमाम डायरेक्शन में बेंड हो गई। ठीक है, अगर तो वो ओपनिंग छोटी होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो हम ऐसा तो हम हमारे पास क्या लगेगा कि यही लाइट का सोर्स हमारे पास बन जाएगी, सेकेंडरी सोर्स लाइट का बन जाएगी, जिसे हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज करेंगे, जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जैसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर अब हम दोबारा वही देख रहे हैं कि कोई, अगर ये तो हम कह रहे थे ना सोर्स यानी खुली जगह, अगर इसके बरक्स हमने क्या किया हो, कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कोई एक डार्क ऑब्जेक्ट जिसका साया बने, जो कि लाइट को ट्रांसमिट ना होने दे, एक होता है ट्रांसपेरेंट और दूसरा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट वो होता है जैसे ग्लास वगैरह जो कि गुजरने देता है चीजों को, और दूसरा ओपेक कौन सा होगा, जिसके थ्रू मतलब लाइट पास नहीं हो सकती। ओपेक ऑब्जेक्ट को हमने लाइट के रास्ते में रख दिया जिसकी डायमेंशन डी थी। उसके लिए भी केसेस यही है कि अगर लैम्डा जो डी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है वेवलेंथ से, तो बहुत ही शार्प शेडो बनेगा उस ऑब्जेक्ट का। उसके अलावा अगर जो है कि डी क्या है वो, हाँ, तो और उसके अलावा दूसरे केसेस क्या होंगे, जैसे ये बताया हुआ है कि डी अगर लैम्डा अगर बहुत ज्यादा ही छोटा है डी से, तो एक शार्प शेडो बनेगा और लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। अगर जो बराबर है डी के, तो क्या हो जाएंगी हमारी स्ट्रेट वेव्स सर्कुलर पार्ट्स में, और तमाम डायरेक्शन में जैसे वेव जाती थी ना, तो तमाम डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगी। अगर उससे भी छोटा डिस्टेंस ओपनिंग कर ली जाती, तो देखिए वो क्या हो रहा है हमारे पास जो पॉइंट है वो एक लाइट सोर्स बन गया है। ये बेसिकली बेटा वो ओपनिंग वाला जो मैं पहले ऊपर डिस्क्राइब कर रही थी ना, यहाँ पे उस ओपनिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। और ये जो शार्प ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है वो ये कि अगर डायमीटर उसका बहुत बड़ा होगा वेवलेंथ से, तो क्या एक शार्प शैडो बनेगा। मजीद इसकी डिटेल्स नहीं बताई हुई। ठीक है, अब हमारे पास 35.4 है, एनालिसिस मॉडल वेव अंडर रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक में से हमने डेफिनेशंस करनी है और कॉन्सेप्ट्स इसमें से पिकअप करने हैं। ठीक है, इसमें यही है कि अगर हमारे पास जैसे स्ट्रिंग पे होती है, सीधी सीधी बात, हम रिफ्लेक्शन वाली बात करें कि जैसे स्ट्रिंग्स में या रस्सियों में, या जैसे वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती हैं। जब वो क्या करती है, एक एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराए, तो कुछ इंसिडेंट, तो कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो कह रही है कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये वन डायमेंशनल स्ट्रिंग के बारे में थी, जो कि मतलब जो कि वो एक डायरेक्शन में होती है, लेकिन लाइट वेव्स क्या होती हैं, थ्री डायमेंशन में होती है। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की जा सकती, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं, इंसिडेंट चाहे जिस डायरेक्शन से भी आए। ठीक है, अब हमारे पास जो केसेस हैं वो हमारे पास क्या है, ये पहले ये दो केसेस कंसिडर करें बेटा। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर जो लाइट पड़ रही है रिफ्लेक्टेड, वो स्मूथ सरफेस है, तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली तमाम रेज होंगी वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, और इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें तमाम की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही डायरेक्शन में होती है। ये किस वजह से होती है, स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होने की वजह से। इसके बरक्स अगर हमारी जो है सड़क जो सरफेस है वो इस तरह की होगी, तो हमारी जो रेज होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी डिफरेंट वो एंगल्स पे और फैल जाएंगी। इस बुक में जो हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे वो ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इन्हीं को इसी को हम बेसिकली रिफ्लेक्शन कंसिडर करेंगे। ये वाला केस बहुत ज्यादा टफ है, इसको मैयर करना, इसके बारे में लॉज बनाना काफी मुश्किल है, इसलिए हम अपनी बुक में इस केस को डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम सिंपल रिफ्लेक्शन बाद में कहते रहेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, सिंपल रिफ्लेक्शन वाला। अच्छा, अब ये दो केसेस के बारे में थोड़ी सी इन्होंने ना डिटेल दी हुई है कि हमारे पास एक स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है, इसको दूसरी वाली को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे, जिसमें रफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या हुआ है कि डिफरेंस इन दो रिफ्लेक्शन के दरमियान हमें हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि एक रेनी नाइट है, यानी सड़क सारी की सारी गीली हुई हुई है, सड़क गीली होने की वजह से एक स्मूथ सरफेस सी बनी, मतलब एक लाइन स्मूथ सरफेस बनी हुई है जिसके अंदर, तो ऐसी रेनी डे में क्या होगा, लाइट जो एमिट हो, हम जो वो कार की लाइट ऑन करेंगे, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरी गाड़ियों पर ही सारी की सारी चली जाएगी, और हमें देखने में मसला होगा, जबकि आगे वाले में को जो दूसरी ऑपोजिट साइड पे जो भी व्हीकल वगैरह आ रही हैं उनकी आईज में क्या होगा, बहुत ज्यादा वो लाइट पैदा होगी, बहुत ही ज्यादा स्पार्किंग टाइप मीन्स होगी, उनकी आईज में बहुत ज्यादा लाइट होगी।
पड़ेगी, जिसकी वजह से उनको देखने में मसला, हमारे पास कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट बैक नहीं आ रही, तो इसलिए हमें भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके बजाय अगर एक सूखी हुई ड्राई सड़क होती तो उसमें क्या है, अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें कुछ रेज ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ रेज वापस बैक हमारी तरफ आ रही हैं, जैसे हमें भी रोड नजर आ रही है कि आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए ड्राई रोड्स जब हो तो ज्यादा सेफ ड्राइविंग होती है, क्योंकि कुछ वे रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास आ रही है और हमें रोड नजर आ रही है, और बाकी दूसरे व्हीकल्स के पास भी कम लाइट जा रही है, ताकि उन्हें भी जो रिफ्लेक्शन वाले प्रोसेस की वजह से डिफिकल्टी नहीं होगी चलाने में। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है बेटा, उसके बाद उन्होंने ना ये वाला थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि अगर हमारे पास ऐसे एक प्लेन ऑब्जेक्ट हो, इसका लॉ थोड़ा बनाने के लिए, इंसिडेंट रे, अगर नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस पे के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल। एक इंसिडेंट रे है जिसने नॉर्मल के साथ एंगल थीटा 1 बनाया, दूसरी रे कौन सी है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, जिसका एंगल क्या है, थीटा 1 प्राइम उन्होंने नाम दिया। हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा 1 बराबर होना चाहिए थीटा 2 के, जिसे हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा है बेसिकली ये आज का इस वाले टॉपिक में बेसिक लॉ जो है वो हमने यही ड्राइव करना था, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्विक क्विज दिया हुआ है फर्स्ट ही, इसमें कह रहे हैं कि हमारे जो एक्टर्स होते हैं वो मिरर्स में देख रहे होते हैं अपने फेस में, जब वो फिल्म वगैरह कोई बना रहे हैं, ये शूटिंग चल रही है। आप बताएं कि जब वो शीशे की तरफ देख रहे हैं और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वो खुद को देख रहे हैं या फिर कैमरे को देख रहे हैं या फिर डायरेक्टर को देख रहे हैं या फिर आपके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, या फिर आपको नहीं पता। अब आपको खुद एक्सपीरियंस है कि जब आप तस्वीर बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर ऐसे आए जैसे आप वो तस्वीर ही या दूसरे को देख रही है, तो आप किधर देखेंगे भला, कैमरा की तरफ देखेंगे। तो बेसिकली हमारे एक्टर्स जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो अपनी शक्ल नहीं देख रहे होते, बल्कि वो कैमरा की तरफ देख के ऐसे एक्टिंग कर रहे होते हैं जैसे वो खुद की शक्ल देख रहे हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा, मूवी कैमरा। ओके। और के बाद इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का ये है कि एग्जाम्पल हमने ये वाली करनी है 35.2। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे से, ये मिरर 1 है, M1 कहा गया, और ये मिरर है M2। M1 और M2 के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, हमने कहा हमने एक रे इंसिडेंट की M1 पे जो कि 65 डिग्री एंगल बना रही थी नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर वाला, इसके साथ 65 डिग्री एंगल बना रही थी। आप बताएं कि हमारा जो M2 पे रिफ्लेक्टेड ये लास्ट वाली का नॉर्मल के साथ थीटा 1 प्राइम M2 क्या होगा। ये हमें 65 डिग्री दिया हुआ है, दूसरी तरफ का हमें पता है कि थीटा, इधर वाला थीटा और इधर वाला थीटा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला सिग्मा वाला एंगल निकालेंगे। हमें पता है कि नॉर्मल है, यानी M2 M1 से ये क्या है, 90 डिग्री पे, 90 में से 65 माइनस करेंगे तो ये सिग्मा आ जाएगा, जैसे उन्होंने किया हुआ है कि 90 में से 65 माइनस किया तो सिग्मा की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो है ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल में टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, एक 120 दिया हुआ है, सिग्मा अभी हमने निकाला है 25 डिग्री। तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 120, और ये जो सिग्मा की वैल्यू है ये -25 -120, तो गैमा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 डिग्री आ जाएगी। अब नेक्स्ट वही पार्ट कि ये दोबारा राइट एंगल पे है, टोटल एंगल 90 डिग्री है, 90 में से गैमा निकालेंगे तो ये थीटा M2 आ जाएगा। थीटा M2 90 में से ये 35 निकाला, जो अभी गैमा की वैल्यू आई है, तो थीटा M2 आ गया। अब हमने ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि जो थीटा M2 होगा वही वैल्यू थीटा 1 प्राइम M2 की होगी। तो थीटा M2 की वैल्यू आई है 55 डिग्री, तो थीटा 1 प्राइम M2 की वैल्यू भी होगी क्या, 55 डिग्री। तो इस तरह से कैलकुलेशंस करके हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी उन्होंने दिया हुआ है बी वाले में, वो भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही ऑप्शन, यही वाला पार्ट काफी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों उन्होंने डिफरेंट, ये यहाँ पे थोड़ा सा है, अगर वो कहते हैं कि अगर हमारे पास दो एंगल्स के बाद, जैसे अभी हमने पढ़ा ना 120 का एंगल था दोनों मिरर के दरमियान, अगर दोनों मिरर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो तो हमारी जो वेव होगी, जो जिधर सोर्स से आई थी उसी तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और इस टाइप की रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, रेट्रो रिफ्लेक्शन कहेंगे। दोनों मिरर्स के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री, वेव जहां से आई थी जिस एंगल से, उसी एंगल पे वापस ट्रेवल कर जाएगी,
तो इस तरह के हम रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे, रेट्रो रिफ्लेक्शन कहेंगे। और ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। कहते हैं अगर अगर हम एक तीसरा मिरर, यानी ये दो मिरर थे ना 90 डिग्री पे रखे हुए, तो जैसे आपके घर की दो दीवारें होती हैं, ठीक है, ऊपर छत की तरफ देखें दो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर परपेंडिकुलर पे तीसरी दीवार, वो तीसरा मिरर रख दिया गया, यानी छत। अपने वो कॉर्नर देखें अपने रूम का, या किसी भी रूम का कॉर्नर देखें, तो दो दीवारें आपके, दो मिरर हैं, जबकि छत क्या है, तीसरा मिरर जो कि परपेंडिकुलर लगा दिया गया है। तो कहते हैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ये कैसे बन जाएगी, एक कॉर्नर का, एक क्यूब का कॉर्नर नजर आ रहा है। तो यहाँ से जब रे रिफ्लेक्ट होगी ना, तो एक वो रेट्रो रिफ्लेक्शन होगी, वो 3 डायमेंशन में होगी। ठीक है। इसके बाद बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, बहुत सारे फेनोमेन बताए हुए हैं, जो कि एमसीक्यूज के लिए और अपने जनरल नॉलेज के लिए आप लोग खुद देख लेंगे कि आजकल क्या किस किस तरह के डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, या क्या क्या हम लोगों ने इस लॉ को पढ़ने के बाद बेसिकली क्या क्या एडवांसेस हुई हैं हमारी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, वो इससे रिलेटेड थोड़ा पढ़ लेंगे। इसका एनालिसिस मॉडल इसका यही है कि लॉ जो इसका बेसिकली है, θ1 प्राइम इज इक्वल टू θ1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला लॉ इसका बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस मॉडल वेव अंडर रिफ्लेक्शन। वेव अंडर रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि जब लाइट, कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट उसका क्या होता है, जब इंसिडेंट लाइट होती है किसी मीडियम पे, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि कुछ पार्ट उसके अंदर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्टेड। आप देखें, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझेंगे। अगर लाइट, इंसिडेंट होने वाली लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाए तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। अगर किसी में लाइट दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे एंटर होने के बाद उस मीडियम के अंदर ट्रेवल हो जाए, यानी मीडियम चेंज कर ले, तो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये फेनोमेनन अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है। तो इसमें हम यही, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि अगर जो हो सेकंड मीडियम के अंदर एंटर हो जाए तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में चेंज होगा एट बाउंड्री, और वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। आप देखिए यहाँ पे एंगल है θ1, और यहाँ पे एंगल हो गया θ2, जो कि नॉर्मल नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई है हम उसका रिफ्लेक्शन। अब हम इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लॉ, उसके जो पिछला वाला रिफ्लेक्शन वाला मॉडल था, उसमें एंगल θ1 इज इक्वल टू θ1 प्राइम, ठीक है, ये था। जबकि रिफ्रैक्शन में एंगल हमारे पास क्या है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, कि sin θ2 डिवाइडेड बाय sin θ1 इज इक्वल टू v2 ओवर v1। जबकि v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है फर्स्ट मीडियम में, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन, ये देखें v1 इधर, v2 इन सेकेंड मीडियम। रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग जो refracting the path of a ray light through a refracting surface is reversible। कहते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस के थ्रू ये जो पाथ है वो रिवर्सिबल है। अगर हम यहाँ से इस तरह बी पॉइंट से ए की तरफ लाइट भेजें तो वापस से जो होगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही वाला बनेगा। मीन्स ये वाला पाथ बैक रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है, यानी ए से बी की तरफ डायरेक्शन के अलावा बी से ए की तरफ भी वेव को भेजा जा सकता है इस मीडियम से दूसरी मीडियम में। ठीक है। तो यही वाली बात बताइए, बी से अगर ए की तरफ भेजा जाए तो सेम पाथ फॉलो करेंगे, एंगल भी सेम से बनेगा, यहाँ θ2 ही बनेगा और यहाँ पे θ1 ही बनेगा, और यही पाथ फॉलो करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही होगा। ठीक है। अब इसमें क्विक क्विज क्या है कि अगर ये वाला इसके बारे में बेसिकली पूछा गया है कि अगर बीम वन, अगर इनकमिंग बीम है, यानी ये हमारी पहली पहली इंसिडेंट बीम है, तो आप बताएं इन चार बाकी की लाइनों में से कौन सी रिफ्लेक्टेड है और कौन सी रिफ्लेक्टेड है। बेटा ये आपने खुद करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये वेव से दो पास हो रही हैं, अगर मीडियम चेंज हो जाए, मतलब दूसरे मीडियम में चली जाए, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड है। अगर सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाए तो हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है। अब आप खुद समझदार हैं कि ये वन है, वन से ये चेंज मीडियम हुआ है या ये चेंज मीडियम हुआ है, तो आपको पता है। उसके बाद 2 3 वाली यहाँ पे टकराने के बाद इधर वापस गई है, यानी मीडियम चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है। जब मीडियम नहीं चेंज होगा तो रिफ्लेक्टेड, जो मीडियम चेंज हो जाएगा तो रिफ्रैक्टेड। ये आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी इक्वेशंस और थोड़ी सी थ्योरी को डिस्क्राइब करने लगे हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारा जब ये हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये हमारी
क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट रिफ्रैक्ट हुई है जो दूसरे मीडियम में एंटर होके। हम कहते हैं यहाँ थीटा 1 था, यहाँ पे थीटा 2 था, यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 थी। हम कहते हैं जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी हल्के मीडियम से भारी मीडियम में हमारी वेव जाएगी, हमारी लाइट जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जब आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखिए इन्होंने बताया फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है इनिशियल वेलोसिटी से, यहाँ फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से इस केस में। ठीक है बेटा, इसकी एक बेसिक रीजन तो आपको सिर्फ ये समझ आ सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने हाथ की एग्जांपल ले लें कि आपका हाथ जो है वो हवा में जल्दी मूव करेगा, जबकि पानी में क्या होगा, स्लो मूव करेगा, डेंसर मीडियम में स्लो मूव करेगा। इसी तरह तो ये चीज है कि आपकी कब ज्यादा जल्दी मूव करेगा और कब आपकी लाइट भी इसी तरह डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, अब जो हम क्या कह रहे हैं, इसके अलावा एक और चीज भी है कि क्योंकि स्पीड जो है वो कम हो गई तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया। अगर स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। यहाँ देखिए बेंडिंग थीटा 1 जो है वो बड़ा था और थीटा 2 थोड़ा हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, छोटा हो गया। जबकि यहाँ थीटा 1 जो है छोटा था, जब रेयर मीडियम में वेलोसिटी बढ़ी तो साथ ही थीटा भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये वाली चीज एक बताई हुई है। ठीक है, अब उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास क्या है कि जब एक मटेरियल एयर से किसी और मटेरियल पे जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी इसमें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो हम कंफ्यूज हैं कि क्यों ऐसा होता है, जबकि जब लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है स्पीड ये है 3 × 10⁸, जब वो किसी और मटेरियल में ग्लास में फॉर एग्जांपल एंटर हुई तो वो क्या हो गई, 2 × 10⁸ हो गई। जब वापस दोबारा से ग्लास में एयर में आई तो दोबारा से वैल्यू 3 × 10⁸ हो गई। ये वैसे नॉर्मल क्लासिकल जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग तो वो नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक बुलेट को हमने फायर किया, वो हवा में तेज मूव कर रहा था, लकड़ी में टकराया, लकड़ी में टकराने के बाद क्या हो गया, उसने लकड़ी को जाहिर है फोर्स वगैरह लगाई, मूव करने की उसमें से कोशिश की, उसकी स्पीड कम हो गई। सब उसमें से गुजरने के बाद जब दोबारा हवा में आया तो इसकी स्पीड, एनर्जी वेस्ट हो चुकी है लकड़ी के साथ को पार करने में और इतना ट्रैवल डिस्टेंस भी ट्रैवल करने में। अब उसकी स्पीड हवा में वापस आने के बाद बढ़ेगी नहीं, कम ही होएगी। मतलब जितनी लकड़ी में जाने से पहले थी, हवा में थी और लकड़ी में जाके वो कम हुई, उसके बाद जब दोबारा हवा में आया तो कम ही हुई। क्लासिकल में इस तरह नहीं हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम वेव के बारे में एक और बात एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं स्पीड लोअर है, वो कह रहे हैं जब वो एंटर वुड में एंटर हुई थी उससे कम ही स्पीड है वापस जब हवा में आई है। तो हम ये कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम ना ये वाला मॉडल हम स्टडी करते हैं। हम कहते हैं लाइट असल में वेव है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ अंदर जाके इंटरेक्ट करती है। लाइट क्या है, यहाँ पे वेव में एयर में मूव कर रही है 3 × 10⁸। जब मटेरियल में मूव करी तो फिर क्या हुआ, उसमें एक एक पहला जो एटम था उसके इलेक्ट्रॉन ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, एटम ने एक्साइट होके वाइब्रेशन स्टार्ट की और उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेशन आगे ट्रेवल होती गई, उसके आगे और मजीद आगे। लाइट जो है एटम टू एटम ट्रेवल कर रही है, इसीलिए यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो गई है, स्लो, ट्रांजिशन टाइम कम हो गया है, तो स्पीड क्या हो गई है, 2 × 10⁻, मतलब 2 × 10⁸ समथिंग हो गया। जब दोबारा हवा में आई है तो फिर क्या हुआ है कि हमारे पास दोबारा अब उसको डील नहीं करना उसने किसी मटेरियल के साथ या किसी भी एटम को उसने कोलाइड नहीं करना, बल्कि अपनी नॉर्मल स्पेस में आ गई है, 3 × 10⁸ हो गई दोबारा। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली इसके पीछे ये रीजन है कि लाइट रेज क्या हो रही है, बार बार ऑब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएट हो रही है, फिर अगले से ऑब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएट हो रही है। इस तरह। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कुछ टाइम कंज्यूम हो गया और स्पीड ऑफ लाइट हमें क्या फील हुई, जैसे कम हो गई है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अ, इसके अलावा एक और बैरल की भी एग्जांपल दी हुई है कि जब वो ग्रास पे लगाई जाती है उसकी जो साइड वो क्या हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जबकि दूसरी साइड उसकी क्या होती है, हाई होती है। इस तरह की कुछ एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने अभी अभी स्टडी किया कि हमारे पास जो क्या हो रही, स्पीड कम हो रही। इस स्पीड के मवाजने को करने के लिए हमने एक न्यू वो एक क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट तजवीज किया कि किस चीज में किस मटेरियल की वजह से कितना स्पीड की लाइट पे स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क पड़ रहा है। तो हमने उसके लिए इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिया। ऊपर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि मैक्सिमम होती है जितनी वैल्यू है 3 × 10⁸। नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखेंगे कि कितना फर्क पड़ा और इस कांस्टेंट को नाम देंगे इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में वैल्यू होती है 1, यानी इंडेक्स ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स
मतलब एन की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 1, बाकी सारे मटेरियल्स के लिए क्या होती है 1 से क्या कहते हैं 1 से थोड़ी होती है, नहीं 1 से, हाँ 1 से थोड़ी होती है। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं सॉरी, इस इंडेक्स ऑफ लाइट उसके लिए वैक्यूम के लिए 1 होती है, बाकी तमाम वैल्यूज के, बाकी तमाम मटीरियल्स के लिए देखिए जैसे इसमें दिया भी हुआ है 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही निकाला हुआ है कि सी की वैल्यू जाहिर है 3 होगी, बाकी में वैल्यूज कम होती है, नीचे तो कम से डिवाइड किया गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एन की, ये वाला ये रीजन है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो स्टडी करने लगे हैं वो यही स्टडी करने लगे हैं कि इस वाले पैराग्राफ में जो उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास एक रूल है कि स्पीड कम हो रही है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही। फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब है एनर्जी चेंज होना, एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, कोई भी इस तरह का कोई फेनोमेनन, कोई भी इस तरह का प्रूफ नहीं है, बल्कि क्या है फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के अकॉर्डिंग अगर v चेंज हो रही है तो लैम्डा चेंज होगा, वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होगी, वेवलेंथ कभी ज्यादा हो जाएगी और कभी कम हो जाएगी, लैम्डा चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ भी और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम होगी। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि v1 है तो लैम्डा 1 एफ, और v2 है तो लैम्डा 2 एफ। मीडियम 1 और मीडियम 2 ए से बी की तरफ क्या मूव कर रही है, वेलोसिटी पहले क्या थी, v1 थी, और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, v2 थी। अगर हम ईटा की वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल है, c ओवर v1, ईटा 2 की वैल्यू आ जाएगी c ओवर v2। ठीक है, अब यहाँ से f और f तो इसको इन वैल्यूज तो दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू v1 ओवर v2। v1 में यहीं से वैल्यूज ये वाली ईटा वाली पुट की, v1 क्या आ जाएगा c ओवर n1 और v2 क्या आ जाएगा c ओवर n2, ये वैल्यूज पुट कर दी, c से कट गया तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू n2 ओवर n1। इस एक्सप्रेशन से हमें आगे क्या मिला कि ये वाली सारी वैल्यू स्किप कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अगर हम कंसिडर करें कि जो मीडियम नंबर 1 है वो क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए हमारे पास n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या बच जाएगा सिर्फ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बच जाएगा, और दूसरी तरफ हम जनरलाइज्ड वैल्यू में इसको n और इसे लैम्डा n कंसिडर कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगी n इज इक्वल टू लैम्डा ओवर लैम्डा एन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई, ये एन रह गया, ये लैम्डा एन रह गया, और ये लैम्डा आ गया, लैम्डा एन उधर डिवाइड में आ गया तो लैम्डा ओवर लैम्डा एन आ गया। ठीक है बेटा, अब इसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हमेशा क्योंकि ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारे पास लैम्डा एन की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा से कम हो जाएगी। वैक्यूम में जो वेवलेंथ होगी उससे कम होगी हमेशा हमारी डिफरेंट मीडियम्स में जो वैल्यू है वेवलेंथ की। वैक्यूम में मैक्सिमम वेवलेंथ और दूसरे मीडियम्स में उससे मिनिमम कम वेवलेंथ होगी। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग v2 ओवर v1 की जगह जब हमने n2 ओवर n इज इक्वल टू n2 ओवर n1 है ना, तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें ये साइन थीटा वाली जो हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला था अपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, v2 ओवर v1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1 वैल्यू पुट करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ये क्या है, स्नेल्स लॉ है हमारे पास, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके बेटा, यहाँ पे वही इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वैल्यूज दी गई हैं। तो और ये आप उसके बाद एक क्विक क्विज है जिसमें क्या कह रहे हैं कि आप लाइट पास करती है एक मटेरियल से जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है 1.3 और किस में जाती है जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है 1.2, यानी डेंसर मीडियम से उम्मीद है कि इसमें आ रही है, रेयरर मीडियम में आ रही है। ठीक है, तो अब आप बताएं कि इंसिडेंट रे को क्या होगा, कि वो टुवर्ड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, अनडिफ्लेक्टेड होगी, या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। बेटा सिंपल सी बात है, जब वैल्यू इसकी कम हो रही है ना तो समझे वेव आजाद हो रही है। रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसका कम है ना, तो समझे वेव क्या, लाइट वेव पे क्या है, असर अंदाज होने वाली चीजें कम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक है, आजाद हो जाएगी, थोड़ा सा आसान जगह में गई है। तो वेव अंडर रिफ्लेक्शन का ये बेसिकली दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम लोग इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का है और इसे हमने स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का है, साइन थीटा और एन इज इक्वल टू साइन
थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2, इस तरह की वैल्यूज भी आती थी पहले हम जो पढ़ते थे, अब ये डिटेल इसकी वैल्यू। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ग्लास निकालें, ये हमने एग्जांपल करनी है। इसमें उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो एयर है, जो इंसिडेंट है, स्मूथ फ्लैट टेप ऑफ क्राउन ग्लास है, स्मूथ है, फ्लैट स्लैब है क्राउन ग्लास का, जिसमें एंगल उसका कितना बना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो आप ये देखें हमारे पास लैम्डा वाला जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम लोग, या लैम्डा नहीं, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कर लिए कि साइन थीटा 2 इज इक्वल टू N2 ओवर N1 साइन थीटा 1। ठीक है, N2 ओवर N1 की वैल्यूज आपको किस किस के लिए याद रखनी पड़ेगी, ग्लास के लिए और एयर के लिए। वो देखिए पहली चीज है हमारे पास एयर, दूसरी चीज है हमारे पास ग्लास। तो कहाँ से जा रही है ऑन अ स्मूथ, एयर से। N1 जो है वो एयर होगा 1, और N2 जो होगा वो ग्लास के लिए होगा, N2 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा 1 की वैल्यू भी पुट की है, यहाँ वाला साइन जो है इनवर्स में आ गया, तो आंसर आ गया ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड करें, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट वंस इट एंटर्स द ग्लास। अब हमने अभी अभी हमने ना क्या फाइंड किया है ग्लास में, v इज इक्वल टू सी ओवर एन। सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸, एन की वैल्यू ग्लास के लिए, एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला यूज किया, एन की वैल्यू ग्लास के लिए है 1.52, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे भी पुट किया 1.52, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.97 × 10⁸। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसका पार्ट क्या है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड करनी है, लैम्डा इज एन इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन। इस वैल्यू से लैम्डा पीछे दिया हुआ था, ये एन की वैल्यू पुट करके, एन वही ग्लास के लिए 388 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बेटा आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 4 भी करनी है और एग्जाम्पल नंबर 5 भी करनी है, ये दोनों आपने खुद करनी है। इसमें जो भी मसला परेशानी हो वो मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।